हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़े हुए एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। एक लंबी सीरीज है जिसके माध्यम से हम ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार। उसी श्रृंखला में ये कड़ी है इस वीडियो की। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, दैट इज डीएसडी, हेड ऑफिस इज लोकेटेड। डीएसडी का हेड ऑफिस कहां पर है? ए इंदौर, बी जबलपुर, सी भोपाल या डी ग्वालियर। चार सिटीज के नाम है, इनमें से आपको ये बताना है कि डीएसडी का हेड ऑफिस कहां पर है। डीएसडी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। मध्य प्रदेश में जो सिस्टम है उससे रिलेटेड ये है। तो कहां पर है इसका हेड ऑफिस? सो द करेक्ट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, दैट इज जबलपुर। जबलपुर में इसका ऑफिस बना हुआ है डीएसडी का। हमारे यहाँ जो आईटीआई इंस्टीट्यूट है, मतलब इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आईटीआई, वो डीएसडी के अंदर में आती है। ठीक है, तो डीएसडी का जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है? जबलपुर में है, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ये मध्य प्रदेश में जो वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट का जो सेटअप है उसमें एक विंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनसीवीईटीज फंक्शंस एंड चूज द करेक्ट वन। एनसीवीईटी दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसके बारे में कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनके बारे में विचार कीजिए और करेक्ट वाले को चुन लीजिए। पहला स्टेटमेंट है गाइडलाइंस फॉर रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन ऑफ अवार्डिंग बॉडीज। अवार्डिंग बॉडीज के रिकॉग्निशन और रेगुलेशन के लिए गाइडलाइंस जारी करने का काम एनसीवीईटी करती है। और दूसरा है गाइडलाइंस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ असेसमेंट एजेंसीज। असेसमेंट एजेंसीज जो है उनके रिकॉग्निशन के लिए भी गाइडलाइन जारी करती है। इसमें से आपको करेक्ट वन चूज कर लेना है कि एनसीवीईटी का फंक्शन क्या है। दोनों है, मतलब पहला है सिर्फ यानी अवार्डिंग बॉडीज के लिए ही गाइडलाइन जारी करती है, उनको रिकॉग्नाइज और रेगुलेट करने के लिए, या सिर्फ असेसमेंट एजेंसीज के लिए जारी करती है उनके रिकॉग्निशन के लिए गाइडलाइंस, या दोनों के लिए करती है, या दोनों ही के लिए नहीं करती। तो द करेक्ट आंसर इज, कुछ लोग एक भी बता रहे हैं, यानी सिर्फ अवार्डिंग बॉडीज के लिए करती है। नहीं, तो दोनों ही के लिए करती है ना, दोनों के लिए तो करती है। अवार्डिंग बॉडी जो है उसके लिए भी और असेसमेंट एबीज होती है, एबीज और एएज। एबीज मतलब अवार्डिंग बॉडीज और एएज मतलब असेसमेंट एजेंसीज। इन दोनों के रिकॉग्निशन के लिए गाइडलाइंस कौन जारी करता है? एनसीवीटी जारी करती है, दोनों के लिए करती है। कोई बॉडी पहले से एग्जिस्टेंस में है लेकिन अगर उसको असेसमेंट बॉडी या असेसमेंट एजेंसी या अवार्डिंग बॉडी बनना है तो वो अप्लाई करती है, और फिर अगर वो उसको ठीक समझती है तो करती। गाइडलाइंस उसी ने जारी किया, अगर उस गाइडलाइंस को फुलफिल करती है कोई बॉडी तो उसको रिकॉग्निशन मिल जाता है। जो गाइडलाइंस है, क्राइटेरिया बेसिकली रहता है, उसको फुलफिल करेगी तो रिकॉग्निशन मिल जाता है। आगे, what can be defined as intimate outcomes which is likely to be achieved within the certain time frame। ये द लिखा है ना, दी है, द THE है ये। what can be defined as intimate outcomes, अल्टीमेट होना चाहिए, इंटीमेट नहीं होना चाहिए। which is likely to be achieved within the certain time frame। विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव या गोल, अल्टीमेट ही होना चाहिए या इंटीमेट, किसे कहेंगे? एक सर्टन यानी निश्चित टाइम पीरियड में, एक निश्चित टाइम फ्रेम में आपको क्या आउटकम अचीव करना है उसको क्या बोलेंगे? विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव या गोल। एक निश्चित समय सीमा के अंदर, एक निश्चित समय सीमा के अंदर जिस लक्ष्य को आपको हासिल करना होता है उसको क्या बोलते हैं? विजन बोलते हैं, मिशन बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं या गोल बोलते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज डी। आप लोग तो अब एकदम प्रो हो गए हो, सही सही आंसर देते हो।
गोल जो है वो करेक्ट आंसर है डी। अगर आपने कहा भाई आपने एक निश्चित समय सीमा, भाई इतने समय में मुझे करना है, वो गोल है ना। एक भाई 3 महीने में मुझे अपना टर्नओवर इतने से इतने ले जाना है, या 3 महीने में मुझे 100 स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाना है, 100 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देनी है, तो वो आपका गोल हो गया। अगला, विच वन विच ऑफ द फॉलोइंग is or are correct about MPSDP, that is MP Skills Development Project। MPSDP के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत सही है, करेक्ट वाला बताना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक दैट इज एडीबी इज फंडिंग पार्टनर, और आईटी एजुकेशन सर्विसेज दैट इज IEEE सिंगापुर इज द टेक्निकल पार्टनर। एमपीएसडीपी के बारे में कौन सा कथन सही है, यह आपको मेनली इसमें बताना है। एमपीएसडीपी मतलब एमपी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। क्या मध्य प्रदेश का जो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग एमपीएसडीपी बोलते हैं, उसके बारे में दो कथन है, दो स्टेटमेंट है कि इसका जो फंडिंग पार्टनर है वो कौन है, एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसने पैसा दिया है, लोन, पैसा मतलब फ्री में नहीं, लोन। और यही जो सिंगापुर का है ITEES, ये टेक्निकल पार्टनर है ये भी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका सी, दोनों ही सही है, बोथ ए एंड बोथ 1 and 2। इसका टेक्निकल पार्टनर जो है वो ITEES है, और फंडिंग पार्टनर एडीबी। एडीबी ने लोन दिया है, बाकी सरकार देगी, ठीक है। आगे देखते हैं, what is one advantage of vocational education over traditional education। वोकेशनल एजुकेशन का क्या एडवांटेज है ट्रेडिशनल एजुकेशन की तुलना में। पहला है ओनली प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर ब्लू कॉलर जॉब्स, दूसरा प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग फॉर जॉब्स दैट आर इन डिमांड, तीसरा है ओनली प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर व्हाइट कॉलर जॉब्स, और चौथा है प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर अ जॉब दैट यू लाइक। इसमें से वोकेशनल एजुकेशन का क्या फायदा है जो ट्रेडिशनल एजुकेशन में हमको उस तरह से देखने को नहीं मिलता। कौन सा फायदा वोकेशनल एजुकेशन हमको देती है, कौन सा फायदा या कौन सा लाभ हमको वोकेशनल एजुकेशन देती है। ये हमको ब्लू कॉलर जॉब के लिए ट्रेनिंग देती है, ये हमको व्हाइट कॉलर जॉब के लिए ट्रेनिंग देती है, ये हमें ऐसी ट्रेनिंग देती है कि हमको जिसकी डिमांड है, जिस वोकेशन की डिमांड है उसमें ट्रेनिंग देती है ताकि तुरंत हमको जॉब मिल जाए, या ये हमको ऐसी जॉब के लिए ट्रेनिंग देती है जो हमें पसंद हो, हमारी रुचि का हो, हमारे इंटरेस्ट का हो। ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए ट्रेनिंग देती है, व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए ट्रेनिंग देती है, अपने इंटरेस्ट के काम के लिए ट्रेनिंग देती है, या जिसकी डिमांड है और तुरंत जॉब मिल जाए ऐसे काम के लिए ट्रेनिंग देती है। क्या इसका फायदा है, तो इसका फायदा है बी फॉर बॉम्बे। ये है आसान, लेकिन ऐसे क्वेश्चन की भाषा थोड़ी सी घुमा के पूछ लेता है तो फिर लगता है क्या पूछा है तो आसान लप्पू टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से प्रीवियस वाले का, इसका। ये दोनों इसके बारे में सही है, और क्या नहीं समझ में आया, ये दोनों ही इसके बारे में सही है, और क्या। अगला देखते हैं, हाउ मेनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस आर फंक्शनिंग इन एमपी। देखो उसमें समझने की क्या बात है, वो बोल रहा है कि मध्य प्रदेश का जो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, एमपीएसडीपी, एक प्रोजेक्ट चला रही है सरकार, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसको एमपीएसडीपी बोलते हैं। उसमें बहुत सारे ट्रेनिंग के कोर्सेस वगैरह चलते हैं। तो उसके बारे में वो ये बोल रहा है कि भाई इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि इसके लिए पैसे थोड़े बहुत मदर एशियन, जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो हमको मदद दे रहा है, पैसे की लोन दे रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि जो टेक्निकल मदद चाहिए वो टेक्निकल मदद हमको ये जो है IEEES दे रहा है, ITEES दे रहा है सिंगापुर का।
तो दोनों सही है कि गलत है पूछा, दोनों सही है। इसके लिए एमपीएसडीपी के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एडीबी से लोन ले रखा है, और सिंगापुर की जो बॉडी है ITEES उससे भी टेक्निकल सपोर्ट लेते हैं। ठीक तो है। 51, 52 10 will be converted into placement cell. Okay. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज 52 है या 53 है या 51 है? कुछ लोग 51 बता रहे हैं, कुछ लोग 52 बता रहे हैं। आप लोग श्योर हो या तुक्का मार रहे हो? आप लोग श्योर हो या तुक्का मार रहे हो? कितने हैं बताइए। डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में है श्योर 52। तुक्का लग गया तो तीर, नहीं लगा तो तुक्का। अभी 52 है। 52 देखो, नहीं देखो, टोटल जो है ना ये 53 है। 53 है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक है। अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है उसको नहीं अपन गिन रहे हैं। अभी 51 जिले हैं, 51 जिलों में एक एक है, तो टोटल ये 51 हो गए बेसिकली, और 2 और है अलग से, तो टोटल 53 है। ठीक है, तो 51 है और 2 और है अलग से, तो टोटल जो है ये 53 है। हर स्टेट में, हर एक जिले में एक है और 2 अलग से बने हुए हैं, तो टोटल जो है वो हमारे पास 53 है। दो एक्स्ट्रा है, वो बोलोगे सर 2 एक्स्ट्रा कौन से हैं? 2 एक्स्ट्रा जो है उनमें एक जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो लोग हैं उनके लिए है, और एक ST SC के लोग जो है उनको गाइडेंस देने के लिए है। तो 51 और 2 53। अब ये जो नया जिला बना है, अगर इसमें भी एक खुल जाएगा तो ये संख्या 54 हो जाएगी, 54 हो जाएगी। तो अभी ये, क्योंकि इसमें 54 ऑप्शन नहीं है, ये उसी समय का है जब 51 जिले हैं, तो अपन इसको अभी करेंटली क्या मानेंगे? 53। नए जिले में भी सरकार बनाएगी तो वहां पर 54 फिर ये संख्या हो जाएगी। ठीक है, जो नया जिला बना है मऊगंज, उसमें भी सरकार बनाएगी ही, तो ये फिर संख्या 54 हो जाएगी। तो अभी क्या है कि हर जिले में एक था, तो 51 जिले हैं, तो 51 जिलों में टोटल कितने हो गए? 51, और 2 अलग से हैं, एक फिजिकली हैंडीकैप के लिए बना हुआ है और एक ST SC के लोगों के लिए बना हुआ है, मतलब ST SC के कैंडिडेट्स के लिए बना हुआ है। तो 53 टोटल है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब अगर नया जिले में नया खुल जाएगा जब, तो फिर ये 54 ये संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन MP। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ही सवाल है ये, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ही एक सवाल है। अरे जब बनेगा तब देखा जाएगा ना, जब बनेगा तब देखा जाएगा। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस इन MP। देयर आर 53 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस फंक्शनिंग इन MP। देयर इज अ स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, आपको ये तो बता ही दिया मैंने, तो आंसर हो ही गया ना। ओके, तो ये तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। सभी सही है, दोनों ही सही है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन MP। MP में जो रोजगार के कार्यालय बने हुए हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। 53 है टोटल, तो हाँ 53 अभी तो करेंटली 53 के आधार पे चल रहा है, और दूसरा जो है कि फिजिकली हैंडीकैप के लिए एक अलग से बनाया है, तो हाँ वो भी बनाया है, तो ठीक है ये बात। तो C अभी सही है, जब नए जिलों में नए खुल जाएंगे तो ये डेटा अपडेट हो जाएगा। एनीवे, which of the following is not considered as one of the pillars of skill development and vocational education। ये 4 दिए हैं, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल एजुकेशन का एक पिलर नहीं माना जाता? कौन सा एक पिलर नहीं माना जाता? तो क्या दिए हैं? MP DSG, MP SSDEGB, ये G है, MP ये जो है बेसिकली G है, MP SSDEGB, उसके बाद MP SDP,
और चौथा है स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, SSDM। इनमें से किसे हम मध्य प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग का एक स्तंभ यानी एक पिलर नहीं मानते? एमपी DSD, दैट इज एमपी डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। MPSSDEGM मतलब मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड। MPSDP मतलब मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और SSDM दैट इज स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो चौथा आएगा इसमें, करेक्ट आंसर इज 4। SSDM जो है इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, SSDM इसमें शामिल नहीं है, चौथा आएगा। अगला देखते हैं, which of the following is not considered as one of the pillars of API वाला गया। अगला, which of the following could be a strength, इनमें से क्या स्ट्रेंथ हो सकती है? whether a new international market, a fee that is too high, or the location of an organization। इसमें से हमारी स्ट्रेंथ क्या है? ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो उस टाइप का क्वेश्चन है जैसा सचिन है। अभी एक वीडियो चल रहा है ना, इसमें एक एंटी सचिन, वो सीमा हैदर वाले सचिन को क्या बोल रही है? डी, दैट इज द लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हम स्ट्रेंथ किसको मानेंगे इसमें से? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में बात करें तो किसे स्ट्रेंथ मानेंगे? मौसम स्ट्रेंथ है क्या? बाहर का जो इंटरनेशनल मार्केट है ये भी स्ट्रेंथ नहीं है। फीस जो बहुत ज्यादा हो ये भी स्ट्रेंथ नहीं है। हमारा जो लोकेशन है अगर मार्केट में है या किसी ऐसी जगह है जहां पर उसको बेनिफिट कर सकता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर डेफिनेटली। सो द करेक्ट आंसर इज डी। जो आपके पास जो क्वालिटीज है जो आपको बेनिफिट करे वो स्ट्रेंथ होती है। आपके पास जो सेट ऑफ क्वालिटीज या सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जो आपको बेनिफिट कर सके वो आपकी स्ट्रेंथ होती है, बाहरी तत्व नहीं, बाहरी चीज नहीं। जैसे वेदर तो बाहरी चीज है, नया इंटरनेशनल मार्केट ये भी बाहरी चीज है, ये अपॉर्चुनिटीज है। अगर इंटरनेशनल मार्केट आपके सामने खुल गया तो अपॉर्चुनिटीज है, वेदर आपको फेवरेबल मिल गया तो ये अपॉर्चुनिटी है। यही चीज थ्रेट में भी बदल सकती है, अगर वेदर खराब है तो थ्रेट बन गया, वेदर अच्छा है तो अपॉर्चुनिटी बन गया। इंटरनेशनल मार्केट आपके फेवरेबल है तो अपॉर्चुनिटी है, और नहीं तो फिर थ्रेट बन जाएगा आपके लिए। फी दैट इज टू हाई ये भी थ्रेट है, ये क्या है? हमारी वीकनेस है। फी, अगर आपकी इंस्टीट्यूट की फीस इतनी है कि बच्चे दे ही नहीं पाते तो आपका कोई एडमिशन लेगा नहीं, ये आपकी वीकनेस है बेसिकली। अगर आपने फीस इतनी रखी है कि 2 दिन 1 महीने का कोर्स है और 5 लाख रुपए मांग रहे हो, कौन देगा? आपकी वीकनेस है ये। तो सही क्या आ जाएगा? डी। अपने अंदर जो चीजें आपको बेनिफिट करे वो स्ट्रेंथ, अपने अंदर की जो चीजें आपको नुकसान दे वो वीकनेस, बाहर की जो चीजें आपको बेनिफिट कर सके वो अपॉर्चुनिटीज, और बाहर की जो चीजें आपको नुकसान दे सके वो थ्रेट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, SWOT एनालिसिस का क्वेश्चन है ये। Which of the following could be a weakness? वही अगला क्वेश्चन। A developing market such as the internet, competitors with access to better channels of distribution, poor quality of goods and services, और special marketing expertise। इसमें से क्या वीकनेस है? ये भी सचिन की तरह से क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। इसमें से वीकनेस क्या कहलाएगी? डेवलपिंग मार्केट सच एज इंटरनेट, ये कोई वीकनेस तो है ही नहीं, क्योंकि बाहरी चीज है और फायदे की चीज है। हालांकि नुकसान भी दे सकती है, अगर आपका इंटरनेट पे नहीं है, आप ये बिजनेस नहीं करते हो तो आपके लिए नुकसान है। कॉम्पिटिटर्स विद एक्सेस टू बेटर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो अच्छी चीज है, तो ये भी खराब चीज है पर वीकनेस नहीं है, बाहरी चीज है। पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ ये वीकनेस है। स्पेशल मार्केटिंग एक्सपर्टीज है तो अच्छी चीज है, तो क्या आएगा आंसर? सी। कॉमन सेंस का सवाल है, सी। स्वॉट एनालिसिस का है, वैसे स्वॉट एनालिसिस का है, ठीक है। इंटरनेट पे जो मार्केट डेवलप हो रहा है वो अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, थ्रेट भी हो सकता है। अगर आपका इंटरनेट पे आपका ई बिजनेस है और वहां पर आपको अच्छा बूम मिल रहा है तो आपके लिए अच्छी चीज है, और अगर मान लो कि वहां पर नहीं मिला आपका इंटरनेट, ये स्ट्रेंथ भी हो सकती है, वीकनेस भी हो सकती है। अगर आप इंटरनेट पे हो और वहां पर लॉकडाउन लग जाए, सारा का सारा इंटरनेट पे शिफ्ट हो जाए मामला, ऑनलाइन, तो वो आपके लिए अच्छी चीज है। और आप ई कॉमर्स बिजनेस में हो ही नहीं और लॉकडाउन लग जाए तो आपके लिए नुकसान की चीज है। आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो आपसे बेटर कंडीशन में आ जाए तो ये आपके लिए थ्रेट है बेसिकली, क्योंकि आपके लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, है ना। तो सी करेक्ट आंसर होगा बेसिकली।
हाँ, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन सेंस नाउअडेज, दैट इज सो करेक्ट एनीवे. व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक इंटेंट? जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हो या बनाने की कोशिश करते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? गोल, ऑब्जेक्टिव, विजन या मिशन. ये भी एक टॉपिक है आपके सिलेबस में. जब भी स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करेंगे तो सबसे शुरुआत कहां से करेंगे? गोल से, ऑब्जेक्टिव से, विजन से या मिशन से? शुरुआत कहां से करेंगे? कुछ लोग ऑब्जेक्टिव भी बोल रहे हैं. अंकुर, ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करोगे? ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आ जाएगा क्या? पीयूष, ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करोगे? आप भी ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करोगे? अरे, जब भी आप स्ट्रेटेजिक इंटेंट पे आते हो तो पहला आपके दिमाग में क्या बात आती है? ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि डायरेक्ट? सबसे पहले तो विजन आता है कि मुझे करना क्या है. सी, आप मैं फ्यूचर कहां देखता हूं अपना. उसके बाद सेट करोगे कि मुझे वहां पहुंचना है तो क्या क्या करना पड़ेगा. सी इज द करेक्ट आंसर, विजन. सबसे पहले तो आपके पास विजन होना चाहिए कि आपको जाना कहां है, फ्यूचर में पहुंचना कहां है. उसके बाद वहां कैसे पहुंचोगे वो आपकी बाकी चीजें हैं. पहुंचना कहां है, कहां जाना है, ये विजन है. पहले तो यहीं से शुरू होगा ना, बाकी तो फिर कैसे जाना है ये बात की बात है. विजन करेक्ट है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हायरार्की ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट. अब इसकी हायरार्की आपको बताना है. विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, प्लान. मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव, प्लान. प्लान, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, गोल, विजन, मिशन. ये तो लप्पू सा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें विजन पहले ही, एक ही में सबसे पहले विजन दिया है. तो ए इज द करेक्ट आंसर. शुरुआत विजन से होती है, मैं आपको बता चुका हूं. और इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें विजन सबसे पहले है, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है. ये थोड़ा सा लप्पू टाइप का क्वेश्चन है. होना ये चाहिए था कि एक दो में और विजन होता तो आपको कंफ्यूजन होता. लेकिन अब क्योंकि विजन एक ही ऑप्शन में है और शुरुआत विजन से ही की जाती है तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा. आपको बाकी न भी पता हो तो काम आपका चल जाएगा. ऐसे कई क्वेश्चन तो ऐसे भी हो जाएंगे, आधे अधूरे ज्ञान से भी हो जाएंगे. जैसे आपको बाकियों का क्रम न भी पता हो, बाकियों का क्रम आपको न भी पता हो तब भी आपका काम चल जाएगा क्योंकि आपको यह पता है कि विजन सबसे पहले आता है. ठीक है, और बाकी ऑप्शन जो है लप्पू बने हुए हैं. तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है. और इसी ऑर्डर में, पहले विजन, फिर मिशन, फिर गोल, फिर ऑब्जेक्टिव और फिर प्लान. आगे बढ़ते हैं. An organization's strategy A remains set in place longer than the mission and objectives, generally forms over a period of time as events unfold, tends to be formed at the same time the mission is developed, और D is none. ये बताओ. अरे, गोल और विजन में तो बहुत डिफरेंस है. गोल तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप सोचते हो. जैसे मान लो कि आपको पढ़ाई करना है. जैसे मान लो आप अभी बैठे हो, आपने ये सर में अपने, बता रहा हूं, रुको बता रहा हूं. आपने दिमाग में ये सोच लिया, अभी आप तैयारी कर रहे हो तो आपने तैयारी की शुरुआत में सोचा कि आज से 6 महीने बाद मैं अपने आप को डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे देख रहा हूं या असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे देख रहा हूं. ये मेरा विजन है कि मुझे 6 महीने के बाद या भविष्य में, पीरियड मत बताओ, मुझे भविष्य में प्रिंसिपल या डिप्टी डायरेक्टर बनना है या कोई भी सरकारी नौकरी चाहिए. मुझे अगले 6 महीने में या नहीं भी समय बताओ तो भैया मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए और मैं अपने आप को भविष्य में एक सरकारी अधिकारी के रूप में देखता हूं या सरकारी महीने में मेरे को इतना सिलेबस पढ़ना है. आपने गोल बना लिया कि भैया शुरुआती 1 महीने में, पहला जो महीना है इसमें मैं ये 3 सब्जेक्ट खत्म करके रिवीजन करके रख दूंगा. बाद का दूसरे महीने में मैं ये 2 सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा. तो ये आपका गोल हो गया कि भाई 3 महीने में मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है. ऐसा होता है. ठीक है, क्या बता रहे हूं? इसका ऑप्शन क्या आएगा करेक्ट? इसका ऑप्शन क्या आएगा ये आपको बेसिकली बताना है. मैं बता देता हूं आपको विजन, मिशन, गोल्स और इसमें, हालांकि मैंने बताए भी है आपको, एक बार और बता दूंगा, घबराओ मत. इसका करेक्ट आंसर क्या है? हाँ, नितेश ने सही बताया, बी करेक्ट आंसर है. जैसे जैसे चीजें आती जाती है हम लोग उसमें कुछ ना कुछ मोल्ड करते जाते हैं, है ना.
तो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनता है, और फिर अगर मान लो कोई नई सिचुएशन आए तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि हम उसको मोल्ड कर सके। तो बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो अब आज की क्लास थोड़ी सी डिले हो गई थी, तो मैं आज की क्लास यही खत्म कर रहा हूँ। आपको ये जो डिफरेंस है मैं कल बता दूंगा। कारण ये है कि अभी दूसरी क्लास है और एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, तो थोड़ा वैसे ही डिले हो चुका है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो कल या परसों की क्लास में जब अपन मिलेंगे तो मैं आपको इसमें डिफरेंस बता दूंगा। आपको विजन और गोल का डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा, जो मैंने उदाहरण दिया उससे समझ में आया कि नहीं? चंद्रेश, सचिन, ये क्या नाम, आपको प्रेम, है ना? आपको विजन और गोल का थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया होगा, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा अभी, क्योंकि रश है थोड़ा सा। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो कल तो एमपीजी के, परसों फिर हम वापस से इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास का टाइम बढ़ना बहुत संभव नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि आधा घंटा ही मिल पा रहा है और वही डिसाइडेड भी है। तो मुझे नहीं लगता कि क्लास का टाइमिंग एक्सटेंड हो पाएगा, होगा तो और 10-15 मिनट कोशिश करेंगे कि बढ़ा दें। बाकी जितने एमसीक्यूज अपन जितने मैक्सिमम सॉल्व कर ही रहे हैं, और कितने सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, चलो बाय।